नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबकी स्टडी बिल्कुल शानदार चल रही होगी। ठीक है, तो अब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस किए। इससे जस्ट पहले अभी तक अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे पहले एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब डिस्कस किया। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये एक सिंपल चैप्टर है। इसकी कुछ रिएक्शंस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी कुछ रिएक्शंस अपन यहां डिस्कस करने वाले हैं। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मेनली अपन एमीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमीन्स के बारे में, अब एमीन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है RNH2। ठीक है, एक होता है RNH R डैश, और एक होता है RN, इधर R डैश, इधर R डबल डैश। इसका मतलब अगर नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ऐसे अमीन को अपन बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। R क्या होता है यहाँ पर? R होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर एमीन का नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, यानी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे बोला जाता है 2 डिग्री अमीन। दिस इज नोन एज 2 डिग्री अमीन। और अगर अमीन का नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, लेट सपोज CH3NH2। CH3NH2 ये क्या हो गया? दिस इज 1 डिग्री अमीन। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे बेंजीन रिंग और यहाँ NH2। अब NH2 का नाइट्रोजन केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन है, और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है एनिलीन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल CH3NH C2H5। अब नाइट एमीन का नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज 2 डिग्री अमीन। ठीक है, सिमिलरली CH3N CH2CH3 एंड CH3। अब यहाँ एमीन का जो नाइट्रोजन है वो 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज नोन एज 3 डिग्री एमीन। दिस इज नोन एज 3 डिग्री एमीन। तो ये है एमीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। नेक्स्ट लिखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला लिखो हॉफमैन ब्रोमेमाइड। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
एक तो मेरे पास यहां एमाइड होगा RCONH2, इसकी रिएक्शन Br2 और KOH से करवाएं, Br2 और KOH से करवाएं तो यहां RNH2 प्रोडक्ट मिलेगा और मिलेगा KBr और H2O और मिलेगा K2CO3। ये सब तो ठीक है, ये अपने पास ये प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए था एमीन वो मिल जाएगा यहां से। ये जो एमीन बनेगा ना यहां पर, इसमें एक कार्बन कम होगा। अगर यहां N कार्बन एटम है तो इसमें क्या होगा, N-1 कार्बन एटम। आप ये रिएक्शन नोट करें। हाँ भाई, ये है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। अपन समझते हैं इसका मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन दे रखे हैं उसमें, ट्राई करना। नहीं आए तो मुझे सेंड कर देना या पूछ लेना। अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। हाँ जी बेटा, आप सुनो, सामने ध्यान दो। ये नोट हो गया क्या? ठीक है। RC डबल बॉन्ड O NH2, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है सामने, ये जो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। मतलब ये कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक H। और मेरे पास क्या है यहां? बेस। तो यहां से ये बेस आएगा और एक H+ को यहां से अपने साथ ले जाएगा, -H2O बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O। अगर H पॉजिटिव गया तो वहां पर क्या बन गया? नाइट्रोजन पे नेगेटिव। अब मेरे पास वहां है Br2। ये ब्रोमीन 4th पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। जब इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूसरी इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस पर आएगा डेल, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया यहाँ से, तो यहाँ से Br- बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या बना मेरे पास? RC डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा NH और इधर आ जाएगा Br। क्या अपने पास एक एसिडिक H अभी और है क्या? अगर एक एसिडिक H और है तो एक KOH और यूज आ सकता है। तो यहां से बेस आएगा, इसको अपन ऐसा ना लिखकर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ताकि यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। तो यहां से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, इधर नाइट्रोजन पे
अगर H प्लस चला गया तो अगर पॉजिटिव गया तो पीछे क्या छोड़ के गया, नेगेटिव। तो क्या बना वहां पर, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया। अब नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया, लेकिन बगल में ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से बाहर चला गया, ब्रोमीन छोड़ के चला गया ऐसे। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, R C डबल बॉन्ड O, और इधर ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ने एक तो सिग्मा बना रखे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, एक बॉन्डेड 4 नॉन बॉन्डेड। ये जो कंपाउंड बनता है ये होता है नाइट्रीन। ये एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट अपन ने पढ़ा है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्ब रेडिकल, ये 3 तो है ही, इसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये भी तो पढ़े अपन ने। बस ये 1-2 रिएक्शन ही है इनकी। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन, ये क्या है, इंटरमीडिएट। अब ये यहां ये क्या, इस पे है लोन पेयर, और ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव और इस पे डेल नेगेटिव जीवन भर ही रहता है, पाई बॉन्ड मोर एन की ओर शिफ्टेड रहता है। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, डोनर पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आए उन वजह से इस बॉन्ड में क्या हुआ, रिपल्शन, तो इसमें रिपल्शन हुआ तो इस पर, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो कार्बन पर आया नेगेटिव, और ये कार्बन पर नेगेटिव जो आएगा वो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव पर अटैक कर देगा। दोबारा सुनो, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया कार्बन को, इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो इनमें हुआ रिपल्शन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए दूर, आर पर आया नेगेटिव, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो उस पर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव पर अटैक करेगा नेगेटिव। ये होता है रीअरेंजमेंट, यहां एल्काइल ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, देखो, इसने डोनेट कर दिया तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड एक तो पहले से था और एक और आ गया, तो बनेगा आर, ये नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बना चुका है, और ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है ही, तो ये बनता है RnCO, एल्काइल आइसोसाइनेट। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है, तो यहां पर इसका करना है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहां से यह आ जाएगा HOK, HOK, O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है, जब 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 H से अटैच होगा, तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। क्या बन गया इधर, K2CO और 2 ये रहे, तो एक तो बन जाएगा K2CO3, जिससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है दूसरा RNH2 से, RNH2 से। कुल मिला के जमा बात ये है, अगर रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ लिखा है Br2KOH, इसको रिमूव करो, प्रोडक्ट बना लो CH3NH2, खत्म कहानी। जो C डबल बॉन्ड है उसको हटा दो, प्रोडक्ट बना दो बाकी। तो यहां पर पहले बेस आया, H प्लस को रिलीज किया, नेगेटिव, नेगेटिव ने इलेक्ट्रोफाइल Br पे अटैक किया, Br जुड़ा, ठीक है। दूसरा H अभी एसिडिक था, बेस आया, H प्लस ले गया नेगेटिव, Br लिविंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा रीअरेंजमेंट, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, R आ जाएगा इसके ऊपर, तो यह आ गया RnCO, RnCO का हाइड्रोलाइसिस कर लो। ठीक है, बाकी ये अच्छी बात है, आपने मैकेनिज्म देखा है ना इतने पेशेंस के साथ। बाकी आपको करना केवल ये है, सिंपल नोट कर लो बेटा।
हो गया इतना? इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। लिखें, इन दिस रिएक्शन फोर प्रोसेस अकर्स। कौन कौन सा? पहला है ब्रोमिनेशन, सेकंड है डीब्रोमिनेशन, थर्ड है रीअरेंजमेंट, और फोर्थ है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। आगे लिखिए, दिस इज, इसमें प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? एक डिग्रेडेशन रिएक्शन है, डिग्रेडेशन कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन, अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट इज स्लो ऑब्लिक आरडीएस स्टेप। लिखो, रीअरेंजमेंट वैसे बताने की जरूरत नहीं है, रीअरेंजमेंट हमेशा इंट्रामोलिकुलर ही होता है। एक ही मॉलिक्यूल में एटम एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। रीअरेंजमेंट इज टोटली इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिक्यूलर। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट आता है ना, रिएजेंट क्या आता है? KOH प्लस Br2। तो यहां से HBr बाहर निकाल के KOBr भी बोला जा सकता है, KOBr, ठीक है। और K प्लस और OBr माइनस, तो सिंपल OBr माइनस भी बोला जा सकता है। अल्कली में K प्लस का कोई यूज तो है नहीं, ठीक है। सिंपल इसे OBr माइनस भी लिखा जा सकता है,
जो रिएक्टिव स्पीसीज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहला मेथड था एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन, एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन। सेकेंड मेथड लिखो बाई रिडक्शन, बाई रिडक्शन। RCN लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल, सोडियम प्लस इथेनॉल को मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, HH ऐड करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, HH ऐड करता है। तो सिंपल, तो यहां से 2 पाई बॉन्ड है तो 2H इधर आ जाएंगे और 2H इधर आ जाएंगे। क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन। आइसोसाइनाइड होगा, ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूं शुरू के अंदर। साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एमीन बनता है और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन बनता है, 2 डिग्री। तो यहां बनेगा RNHCH3। इसका मैकेनिज्म अपन पहले पढ़ चुके हैं एल्केन चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस सेकंड वाले का मतलब इन दोनों का ही मैकेनिज्म एल्केन में पढ़ा चुका हूं मैं। वहां मैंने लिखाए थे एक RX के रिडक्शन के लिए 5-6 रिएजेंट लिखाए थे। ठीक है, आगे अगर यहां पर मेरे पास एमाइड है RC डबल बॉन्ड ONH2, एमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O, ये भी बहुत बार कर चुके हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, HH लगेगा, CH OH NH2, फिर सेम कार्बन पर एक OH एक NH2 स्टेबल नहीं होते, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH और फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, फिर से पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो RCH2NH2। ये रिएक्शंस पहले पढ़ी जा चुकी है। हाँ जी, साइनाइड से 1 डिग्री अमीन मिलेगा, आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमीन मिलेगा। ठीक है, अगर आपने इतना नोट कर लिया तो फिर आप पहले सुने अब आगे। आगे नोट मत करना, पहले सुनना। यहां नाइट्रो एल्केन से अपने को एमीन का फॉर्मेशन होता है, FeHCl और SnCl2, Sn प्लस HCl। अब ढंग से देखते हैं इन दोनों में ज्यादा अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, FeHCl को या SnHCl को।
तो एक्चुअली Fe की रिएक्शन अगर HCl से कराएं तो ये बनेगा FeCl2 प्लस H2, और Sn की रिएक्शन अगर HCl से कराएं तो ये बनेगा SnCl2 प्लस H2। जो साइज होता है ना, साइज, आयरन जो है वो तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, 3D सीरीज का पार्ट है, 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में आती है। और जो टिन होता है, काशी गए शंकर प्रभु, तो कार्बन सेकंड पीरियड का है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, जर्मेनियम फोर्थ पीरियड का है, ठीक है। शंकर टिन जो है वो फिफ्थ पीरियड का है, मतलब टिन फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है और Fe फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है। तो ज्यादा साइज किसकी होगी? फिफ्थ पीरियड वाले की। तो Sn+2 का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है Fe+2 से। तो आप मुझे कोवलेंट कैरेक्टर बता सकते हैं क्या? ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, FeCl2 का या SnCl2 का? फजान रूल अगर आपको याद हो तो, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और किसी का भी हाई चार्ज, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और हाई चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन लीड्स टू कोवलेंट कैरेक्टर। तो स्मॉल कैटायन कौन सा है? Fe+2। इसका मतलब FeCl2 जो होता है वो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखता है किससे? SnCl2 से। अब जो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा उसका, अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होता है। हाइड्रोलाइसिस is directly proportional to covalent character। कोवलेंट कैरेक्टर, इसका मतलब FeCl2 का हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन, तो वाटर से रिएक्शन तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ HCl बन जाएगा। अरे सॉल्ट का पॉजिटिव पानी के नेगेटिव से, सॉल्ट का नेगेटिव पानी के पॉजिटिव से। अब इसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा हुआ तो HCl ज्यादा मिला, और आपको देखो मेन रिएक्शन में HCl भी तो यूज करना था, तो Fe के साथ में HCl आप शुरू में कम लोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि जैसे ही FeCl2 बनेगा उसका हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा, दोबारा वहां से HCl मिल जाएगा, ठीक है। और HCl का तो HCl जो आपको यहां चाहिए वो रिएक्शन से मिलता ही जाएगा आपको। इसका मतलब इनिशियल में कम HCl लोगे Fe के साथ में तो भी काम चल जाएगा, और टिन के साथ में ज्यादा लेना पड़ेगा। समझ आ गई बात? इसलिए अपन Fe प्लस HCl को प्रायोरिटी पर रखते हैं। ये नोट कर लें, ये सारी कहानी मैं लिखवाऊंगा अभी, एक बार आप नोट कर लें।
तो आप देखिए यहाँ इसका रीजन क्या है, ये Fe plus HCl is preferred over Sn plus HCl. सुन लो एक बार, because FeCl2 due to more covalent character easily hydrolyzed, और जिसके हाइड्रोलाइसिस, इजी हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलेगा अपन को, ठीक है, एंड रिलीज मोर HCl, ठीक है, एंड हेंस इनिशियली less amount of HCl is required. इनिशियली लेस अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो बात कॉमर्शियल इंपोर्टेंस की होती है बेटा, जहां खर्चा कम होता है वही काम होता है, तो इसलिए FeHCl को ही अपन प्रायोरिटी पर रखते हैं, नोट कर ले। नेक्स्ट लिखें बाई हाइड्रोलाइसिस, बाई हाइड्रोलाइसिस। आपको एमीन का फॉर्मेशन करवाना है, एमीन का। हो गया यहां तक नोट? आप देखिए हाइड्रोलाइसिस मतलब यहां HOH से रिएक्शन करवाते हैं, HOH। अब वैसे अपन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पर ठीक है, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? अरे नाइट्रोजन कार्बन में किसकी EN ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पे आएगा डेल नेगेटिव, कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव। अब आपको क्या यूज करना है यहां पर? H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, डबल बॉन्ड है इसलिए 2 H2 के मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से यहां से ब्रेक हो जाएगा। एक तो क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा, और एक रीअरेंज होकर ये बनेगा H, देखो HC डबल बॉन्ड OOH, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ऐसे ही अपन यहां से हाइड्रोलाइसिस करा लेंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। अगर मैं यहां अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराऊं, अल्कलाइन, पहले समझ लेना एक मिनट, हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पर जैसे मान लो मैं KOH यूज में ले लेता हूं, KOH, तो ये H प्लस और O माइनस, तो यहां पर तो आ जाएगा H प्लस, और इधर आ जाएगा HOK, HOK, इस तरह से। तो यहां से ये अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होगा, तो एक तो क्या मिल जाएगा? RNH2
और पीछे क्या मिल जाएगा, K2C, और ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन ये रहा और दो ऑक्सीजन ये रहे, तो क्या बन जाएगा K2CO3। K2CO3 अगर आप नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये HOH आएगा, HOH, तो H2CO3 बन जाएगा। और अगर ये एक्वस KOH लोगे तो ये HOK आ जाएगा, तो K2CO3 बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ में अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के पास लोन पेयर होता है, वो खुद बेसिक होते हैं। लोन पेयर डोनर क्या होता है, लुईस बेस। ठीक है, तो बेसिक वाले बेसिक के साथ में हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं। ठीक है, और बेस बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, केवल हाइड्रोलाइसिस ही करेगा। वरना अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते तो वहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाती। तो आप ये नोट कर लें बेटा। अपन इस तरह से इनके हाइड्रोलाइसिस से एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया। एल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया, ठीक है, ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन, एक बार अमोनिया को एक्सेस में लिया था, एक बार एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया था, तो वही दोनों रिएक्शन यहां दोबारा होंगी। ठीक है, जैसे मानो यहां पर CH3Cl है, इसके रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से कराऊं और मेरे पास अमोनिया एक्सेस में है, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो यहां से ये अपना इधर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, ये अपना लोन पेयर इसको अटैक करेगा। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म होता है। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा NH2, CH3NH2। ठीक है, अब यहां फर्दर अटैक हो सकता था RX पर, भाई इसके पास अभी भी तो लोन पेयर है, तो ये अभी भी न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन आपके पास ये CH3Cl तो लिमिटेड था, तो आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहां ये 1 डिग्री अमीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो यही रिएक्शन इस तरह से होती है, ठीक है, CH3 प्लस अमोनिया, और ये मेरे पास ये एक्सेस में होता, तो रिएक्शन चलती ही जाती और लास्ट में क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता। नोट कर लें आप। ये 1 डिग्री बना, फिर ये 2 डिग्री बना, फिर ये 3 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ,
हो गया इतना नोट? चले, इसके बाद में ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में करवा चुका हूं। पहले थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराकर हीट करवाया था, तो ठीक है, पहले यहां थैलेमाइड बना था, फिर अपन ने इसकी रिएक्शन KOH से कराई, तो यहां N नेगेटिव आया, फिर उसकी रिएक्शन अपन ने सेकेंड यहां RX से कराई, फिर NR बना, और फिर उसका अपन ने अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवाया, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, आपको डिटेल में देखना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं करवा चुका हूं। यहां से सिंपल मेजर प्रोडक्ट बना देता हूं मैं, तो RNH2 बनता है, नोट कर लें। ठीक है, यहां से क्या बनता है? एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन। एरोमेटिक में नहीं बनता, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है यहां से। हाँ, बन सकता है बेटा। तो ये था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मिथाइल अमीन होता है, मिथाइल अमीन, ये क्या होती है? गैस होती है। पर अगर यहां इथाइल अमीन होगा तो ये वोलेटाइल लिक्विड होगा, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ना इन रिएक्शंस को, तो इनमें ये केवल पहले वाली रिएक्शन अपन ने अलग से पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा ये रिडक्शन ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं कई बार। ठीक है, एक ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, नाइट्रो एल्केन का। ये हाइड्रोलाइसिस पहले भी कर चुके हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। ये अमोनिया के साथ में रिएक्शन पहले भी हो चुकी है, ये अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में कर ली है। तो 5 में से केवल 2 ही रिएक्शन है जो अपन ने नहीं पढ़ी है, बाकी तो ठीक है पहले पढ़ी जा चुकी है। नेक्स्ट लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। हायर एमीन्स हैविंग फिशी स्मेल। जो हायर अमीन होगा वो फिशी स्मेल होगा, फिश जैसी स्मेल आएगी उसकी। अब बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड। Aniline is a colorless oily liquid. ठीक है, जो फ्रेश एनिलीन होती है वो तो कलरलेस होती है, लेकिन अगर थोड़ी देर तक एनिलीन को अपन एयर के साथ में उसको एक्सपोजर मिले, एयर के साथ में एक्सपोजर से वो ऑक्सीडाइज होकर ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, वैसे फ्रेश जो बनेगी वो तो कलरलेस बनेगी, पर ऑक्सीडेशन से
ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो आगे लिखो, बट ऑन स्टैंडिंग, मतलब जैसे अपन बोलते ना कि पड़े पड़े ये तो ब्राउन हो गई, है ना, वो ऑन स्टैंडिंग द कलर बिकम्स डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एयर, ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एयर। ऑक्सीडेशन बाय एयर। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, इन सब की ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे अपने को ये रहेगा रिएक्शन कम है और एनसीईआरटी के अंदर उतनी ही ढंग से पढ़नी है अपन को। आगे लिखे सॉल्युबिलिटी। अब वैसे एमीन जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन के पास वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है। तो वो वाटर के साथ में एच बॉन्डिंग कर सकता है, और एच बॉन्डिंग करेगा तो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। इसका सॉल्युबिलिटी मैं जीओसी में पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। जीओसी में सॉल्युबिलिटी का रूल पढ़ा चुका हूं। अगर एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल होता है, तो ऑर्डर आता है 213, और अगर वो इथाइल होता है तो ऑर्डर आता है 231। जीओसी में पढ़ा है अपन ने ये, ठीक है। तो अपन आगे नोट करते हैं, लिखो लोअर एमीन्स are water soluble, lower amines are water soluble, but as alkyl part कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। एल्काइल पार्ट यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट increases then solubility decreases। then solubility decreases, ठीक है। तो जो हायर एमीन्स होंगी ना वो वाटर में इनसॉल्युबल होगी। इनिशियल एमीन ही वाटर सॉल्युबल होती है, एल्काइल पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। सबके साथ यही, एल्कोहल था तो वहां भी यही था, कार्बोक्सिलिक एसिड था तो वहां भी यही है, और एमीन है तो यहां भी यही है, ठीक है, ठीक है। एंड हायर एमीन्स are insoluble in water। हायर एमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते ही, इसमें बताने लायक ऐसे कुछ भी नहीं है, तो आप लिख लो, बट एमीन्स आर soluble in organic solvent, like alcohol, ether, benzene। आगे लिखो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी
ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ROH और RNH2। बताओ इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा कि RNH2 ज्यादा सॉल्युबल होगा? वाटर के साथ में जो H बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, बताओ कौन ज्यादा करेगा? H बॉन्डिंग वाटर के साथ में कौन ज्यादा करेगा? आपको अगर याद हो, वहां आपने वहां पढ़ा है आपने, ये OH, एक एटम इधर X होता था, एक एटम इधर Y होता था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है अपन ने। तो हाइड्रोजन जिससे कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है उसकी EN हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है? तब जाकर इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। जब इस पर पॉजिटिव आएगा तभी तो बगल वाला अच्छा पॉजिटिव आएगा, तभी तो अपना लोन पेयर देगा इसको। तो हाइड्रोजन जिससे अटैच हो उसकी EN हाईएस्ट होनी चाहिए। यहां हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ज्यादा EN किसकी है? ऑक्सीजन की, ठीक है? तो यहां पर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, अल्कोहल की ज़्यादा होगी, ठीक है? रीज़न क्या है? मोर H बॉन्डिंग, मोर H बॉन्ड, H बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, इन अल्कोहल। मोर H बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। हाँ जी, 1 डिग्री अमीन मतलब RNH2, 2 डिग्री अमीन मतलब R2NH, और 3 डिग्री अमीन मतलब R3N। बताओ इनकी पानी में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? 1 डिग्री ज्यादा सोल्यूबल होगा, क्योंकि जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जा रहे हैं एल्काइल पार्ट बढ़ रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। हाइड्रोजन जिसको H बॉन्डिंग करनी है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा 1 डिग्री अमीन, देन 2 डिग्री अमीन, देन 3 डिग्री अमीन। ये था सॉल्युबिलिटी के बारे में। थर्ड पॉइंट लिखो, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखें, बॉइलिंग पॉइंट। आपको याद है मैं हर चैप्टर में मैंने लिखवाया है, और बॉइलिंग पॉइंट पहला तो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है और दूसरा 1 नंबर ऑफ ब्रांच पर। अल्कोहल और अमोनिया, बताओ ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल और अमीन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बताएं? पानी और शहद में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आसानी से बॉइल कौन नहीं होता? शहद। क्यों? अरे शहद में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है भाई, शहद में अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में। तो जैसे ही एक पार्टिकल वेपराइज होने की सोचता है, दूसरा पार्टिकल मोर अट्रैक्शन से बांध के रखता है।
है ना, वो जाने नहीं देंगे इसे, बिल्कुल वैसा। तो यहाँ अल्कोहल में एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, वहां एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। अरे एच बॉन्डिंग डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, तो अल्कोहल की एच बॉन्डिंग ज्यादा होती है अमोनिया से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का ही होगा। हाँ जी। अगर मान लो इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, सबसे पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन 2 डिग्री एमीन से, देन 3 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, धीरे धीरे ब्रांच बढ़ रही है, और ब्रांच बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन 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 कार्बन, इधर आ जाएगा OH, ये पहला। इसी में सेकंड है कार्बन कार्बन कार्बन, इधर आ जाएगा, सॉरी OH कहां से आ गया, NH2, इधर आ जाएगा NH, और ये कार्बन 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 नाइट्रोजन, इधर कार्बन इधर कार्बन। अब इनमें बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट तो सबका ही सेम है, मॉलिक्यूलर वेट तो सबका आइसोटॉपी तो है एक दूसरे के, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रांच किस में ज्यादा, ब्रांच बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3। वन टू थ्री। नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज। वो जो मैं 213 और 231 ऑर्डर बता रहा था वो किस चीज के हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है वो, अमोनिया एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ के। पहला लिखो बेसिक स्ट्रेंथ, RNH2 प्लस HOH। ये अपना लोन पेयर इसको देगा H प्लस को, RNH3 प्लस बनाएगा प्लस OH बनाएगा। एमीन कैसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। तो ये वीक बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kb। अरे NH4OH पढ़ा होगा ना अपन ने, NH4OH क्या है, एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा तो इसका Kb क्या आ जाएगा बेटा, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, और जो एक्सेस में होता है उसका एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, RNH3 प्लस
OH माइनस, नीचे आ जाएगा RNH2। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है OH माइनस की कंसंट्रेशन की। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KB के, यानी POH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट करें भाई। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज ज्यादा बेसिक कौन होगा? RNH2 ज्यादा बेसिक होगा, R2NH ज्यादा बेसिक होगा, R3N ज्यादा बेसिक होगा। पता है भाई बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? R3N की, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एल्काइल ग्रुप का क्या लगेगा? प्लस आई। तो तीन तीन एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। और अगर अमोनिया होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इनसे भी कम होगी। सेकंड, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज, पानी के अंदर इनका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ पानी के अंदर। हाँ जी, अब इसमें इफ R इज इक्वल टू CH3 तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। और इफ R इज इक्वल टू C2H5 तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। इसे वहां पर ने ऐसे याद किया था कि अगर छोटा ग्रुप है तो छोटा नंबर पहले आएगा, जैसे 3 और 1 के अंदर छोटे ग्रुप में 1 पहले आएगा और बड़े ग्रुप में 3 पहले आएगा। नोट कर लो।
हो गया इतना नोट? ठीक है। नेक्स्ट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। पहला बेसिक स्ट्रेंथ आ गया। सेकंड लिखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये अपन हेलो एल्केन में कर चुके हैं। अभी समझा देता हूं क्या रिएक्शन है। इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल, कार्बाइल अमीन जो बनेगा। देखो इधर RNH2, अब पहले 1 मिनट सुनो, सामने ध्यान दो पहले 1 मिनट। 1 डिग्री एमीन ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ में। ये जो रिएजेंट आता है यहां से H2O बाहर देखो, एक H2O बाहर निकल जाएगा, एक KCl बाहर निकल जाएगा। आपको यहां से मिलेगा क्या? यहां से मिलेगा CCl2, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन मिलेगा। राइमर टिमान रिएक्शन में भी यही यूज आता है, सेम रिएजेंट। अब यहां से 2H और यहां से 2Cl ये बाहर निकल जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है अपने पास में? RNC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है इसमें हमेशा। तो ये नोट कर लें, हेलो एल्केन में रिएक्शन पढ़ी जा चुकी है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन देता है? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, 1 डिग्री एमीन ओनली। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन ओनली। क्योंकि 2 डिग्री में तो NH2 होगा ही नहीं ना, 2 डिग्री में तो R2NH होगा, 3 डिग्री में R3N होगा। रिएक्शन विद HNO2, ये अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना था वहां पर। बेंजीन वाला तो फिर भी 0 से 5 डिग्री तक स्टेबल होता है, पर बेंजीन की जगह एल्काइल होता है तो वो स्टेबल नहीं होता है, कार्बोकेटाइन बनाता है। मैं दिखा देता हूं क्या बात है यहां पर। जैसे RNH2 की रिएक्शन, HNO2 डायरेक्ट तो मिलेगा ही नहीं अपन को, वो तो कम स्टेबल होता है। तो वहां अपन क्या यूज में लेते थे? NaNO2 और HCl यूज में लेते थे। ये अपन को क्या देता था? HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ONOH। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। फिर क्या बाहर निकल जाएगा? N2। और क्या बनेगा? R+ बनेगा, R+। ठीक है, यहां से RN2+ और Cl- ये बनता था। ये क्या होता है? अनस्टेबल। लेकिन अगर यहां पर बेंजीन होता
और यहां NH2 होता, फिर वही HNO2 होता सेम। मैं केवल रिवीजन के लिए बता रहा हूं ये रिएक्शन। यहां से क्या मिलेगा, ONOH, H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा यहां पर, ये N2 प्लस और Cl माइनस, ये है स्टेबल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। कुछ याद आ रहा है क्या भाई? तो ये तो अनस्टेबल होता है, क्या देता है आपको, R प्लस देता है, और फिर जब वाटर इस पर अटैक करता है तो यहां से H प्लस बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, ROH। ठीक है, और यहां पर ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो H2O के साथ में आपको क्या करना होता है, हल्का सा हीट करना होता है। 5 डिग्री से ऊपर कोई भी टेम्परेचर ले लो, क्योंकि 5 डिग्री तक ही तो स्टेबल है ना, 10 डिग्री के आसपास ले लो, तो यहां से क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। नोट कर लें बेटा। इसे ही बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अगला लिखिए, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन, सल्फोनाइल, सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हाँ जी, अब आप सामने देखो और इसको समझो, इस रिएक्शन को। ये पहले नहीं आई है रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी काम आती है। यहां मेरे पास में है RNH2, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन, इधर 2 डिग्री एमीन और इधर 3 डिग्री एमीन। इधर आ जाएगा R2NH और इधर आएगा R3N। अब यहां पर ये बेंजीन S डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड ओ और Cl। इस पे क्या है, लोन पेयर। अब आप देखो ये जो कंपाउंड है इसके पास ये हेलोजन है, हेलोजन एक अच्छा लीडिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके पास ये पोलर पाई बॉन्ड है, और पोलर पाई बॉन्ड वाला हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, हमेशा हमेशा लुईस एसिड होता है वो, क्योंकि पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो जाएगा मोरियन की ओर, और ये बन जाएगा सल्फर, बन जाएगा भिखारी। और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, अरे जैसा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जो शो करते हैं रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और यहां से ये लीव कर जाएगा। अब वही बात, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचकर उसे H+ बना के भगा देगा, तो ऊपर से H+ चला जाएगा, यहां से Cl, मतलब बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। क्या बनेगा, ये बेंजीन S डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और ये आ जाएगा नाइट्रोजन R और ये एक H। अरे एक H तो बचेगा ना यहां पर, ये H क्या है, क्या ये H एसिडिक H है, बोलो जरा, क्या ये H एसिडिक H है, मोर ईएन से अटैच है, और अगर ये मोर ईएन से अटैच है तो ये क्या है, एसिडिक H। और जो जिसके पास एसिडिक H होगा वो किस में सॉल्यूबल होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है ना यहां पर, इसका मतलब दिस इज सॉल्यूबल इन बेस। 1 डिग्री एमीन बेस में सॉल्यूबल हो जाएगा, ओके। आगे 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराते हैं, मुझे लगता है रिएक्शन तो सेम ही होगी, डबल बॉन्डो Cl, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, ये S डबल बॉन्ड O, यहां से क्या जुड़ेगा, NR2। अब इसके पास एसिडिक H ही नहीं है, अरे एसिडिक H ही नहीं है, इसका मतलब नॉट सॉल्यूबल इन बेस, नॉट सॉल्यूबल इन बेस, ये बेस में सॉल्यूबल नहीं है। अब R3N सेम, S डबल बॉन्ड O और ये क्लोरीन, ठीक है। अब यहां पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है मैक्सिमम, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे और यहां से हैलोजन बाहर निकल जाए, ठीक है। लेकिन यहां रिएक्शन बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। रीजन इसका है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की है, आपको याद है न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बल्कि नहीं, मतलब न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक करे वो भी स्मॉल होना चाहिए, और जो अटैक कर रहा है वो खुद भी स्मॉल होना चाहिए, वरना तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो रिएक्शन इजीली नहीं हो पाती। तो इस केस में यहां पर मतलब नो रिएक्शन, कोई खास रिएक्शन नहीं होगी। तो 1 डिग्री एमीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, 2 डिग्री एमीन जो कंपाउंड बनाता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, और 3 डिग्री एमीन रिएक्शन ही नहीं करता है। इसका मतलब इस मेथड की हेल्प से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको। ये तो बात है पहले की, आजकल ना अपन ये वाला यूज नहीं करते बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, आजकल ये वाला यूज करते हैं, ये वाला SO2Cl बेंजीन, ये तो पहले वाला है। आजकल टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड कंपाउंड यूज में लेते हैं, वही। अब ये इसके थ्रू यील्ड ज्यादा अच्छी मिलती होगी, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो ये यूज करते हैं, ये नोट कर लें आप। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शंस,
हो गया भाई? तो आप लिखें इसमें by this reaction we can by this reaction we can differentiate one degree, 2 degree, 3 degree amine. 1 degree, 2 degree, 3 degree amine. नेक्स्ट लाइन में लिखो नाउअडेज पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड sulfonyl chloride is used instead of Hinsberg reagent. इंस्टेड ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट. तो हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह आजकल अपन ये यूज में लेते हैं. ठीक है, रिएक्शन तो वो भी सेम ही होनी है, और यही तो कंपाउंड है, बस यहां पर CH3 यूज कर लो और यहां ये SO2Cl. पैरा पोजीशन पे टोलुइन लगा है, मतलब ये टोलुइन है और टोलुइन की पैरा पोजीशन पे SO2Cl है. नेक्स्ट लिखो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन वन डिग्री अमीन की रिएक्शन CH2 से कराते हैं. HgCl2 के प्रेजेंस में. तो यहां से बनता है RNCS. RNCS बनता है HGS प्लस 2HCl. ये RnCO बना था पहले. RnCO को अपन ने क्या बोला था? एल्काइल आइसोसाइनेट. अब ऑक्सीजन हटाओ और सल्फर लगाओ तो उसके लिए क्या यूज में लेते हैं? थायो. अरे ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर लगाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? थायो. तो इसे बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट की जगह क्या बोल दूंगा अब? थायोसाइनेट. एल्काइल आइसोथायोसाइनेट. ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, CH2 और HgCl2 के साथ. नेक्स्ट लिखिए
ESR रिएक्शन, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? बेंजीन। तो ये बेंजीन की रिएक्शन है, रिंग की। हाँ जी, पहला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे CH3Cl और AlCl3। अच्छा, ये कैसा ग्रुप है? ये प्लस एम ग्रुप है। और प्लस एम ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्या बेटा? अरे प्लस एम ग्रुप क्या करेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बताओ, अब यहां से क्या इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा? AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा अपन को? CH3 प्लस। ठीक है, और CH3 प्लस कहां जाके जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। बहुत अच्छे। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। इसका रीजन ये क्या है? ये लुईस एसिड है, दिस इज लुईस एसिड। और ये क्या है? दिस इज लुईस बेस। और मैंने कितनी बार बताया होगा, एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन। तो ये अपना लोन पेयर इसके साथ मिलके सॉल्ट बना लेता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, इसको। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? ये NH और इस पे आके जुड़ जाएगा AlCl3। AlCl3, ठीक है। तो NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, यहां क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्मेशन। थोड़ा बेंजीन में जाके पढ़ना, जो -M ग्रुप होते हैं, एक वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, और एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि ये लुईस एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो लिख लो, एनिलीन does not give Friedel-Crafts reaction due to salt formation. Due to salt formation. ठीक है, तो अब अपन थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं ना, एनिलीन वाले चैप्टर की। अभी बचा है ये चैप्टर थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से अगली क्लास में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार। ओके।